नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर टॉप 10। मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। यूपी के मिर्जापुर में पिकनिक मनाने गए पर्यटक एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए हैं। अचानक हुई बारिश और इसके बाद आई बाढ़ में पिकनिक मना रहे पर्यटक पानी में बह गए। इस हादसे में 7 सैलानी बह गए, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है। 4 लोग अब तक लापता हैं और एक शख्स का शव बरामद किया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। यह हादसा मिर्जापुर के विंडम फॉल और खडंजा फॉल में हुआ है। रविवार को पिकनिक मनाने गए ये लोग बारिश में बढ़े पानी के जलस्तर में फंस गए। ये लोग इस झरने में फॉल के नीचे नहा रहे थे, तभी अचानक से यहां पानी बढ़ गया और 4 लोग इसमें अभी तक लापता हैं। लोग चीख पुकार मचाते रहे। कुछ लोगों ने इनको बचाने की कोशिश भी की, लेकिन सब लोगों को बचाया नहीं जा सका। मिर्जापुर की तस्वीरें आपके सामने। दर्दनाक हादसा। जो लोग आपको दिख रहे हैं इस तस्वीरों में, इनमें से कई लोग लापता हैं। एक शख्स का शव बरामद हो चुका है। 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। रस्सी के सहारे जो आसपास लोग खड़े थे, उन्होंने किसी तरह इनको बचाया। आप देखिए कैसे लोग बीच मझधार में फंसे हुए हैं। चारों तरफ से तेज पानी आ रहा है और पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। विंडम फॉल है ये मिर्जापुर का। पिकनिक मनाने गए थे लोग, सब पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, लेकिन तेज पानी के बहाव में बह गए। एक व्यक्ति का शव मिल चुका है और जो 4 लोग लापता हैं, आशंका है कि उन्हें भी शायद इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन अभी उनकी तलाश जारी है। आशीष तिवारी जी जो एसपी हैं मिर्जापुर के, इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष जी, क्या बता सकते हैं आप, ये एक्सीडेंट कैसे अचानक हुआ? अचानक इतना पानी यहाँ कैसे आ गया? ये ट्रेडिशनल है वहाँ पर कि जो बारिश यदि होती है तो बड़ी तेजी से पानी पहाड़ से नीचे उतरता है, और क्योंकि ये जलप्रपात है तो पानी तेजी से बढ़ जाता है और उसकी वजह से कई बार मिसहैप्स हो जाता है। तो आपको अभी तक कितने लोगों के बारे में इत्तला मिल चुकी है कि लापता हैं? देखिए, इसमें 2 फॉल्स हैं, एक विंडम फॉल है और एक खडंजा फॉल है। विंडम फॉल में 2 लोग लापता थे, उसमें से एक बचाया गया और एक जो है लापता है, और दूसरा खडंजा फॉल था, 3 लापता है, टोटल मिला के 4। अच्छा, कुछ लोग इसमें इन लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किनारे से रस्सी इनको पकड़ा करके बाहर निकालने की। क्या कुछ लोग ऐसे बचाए गए? मुझे देखना पड़ेगा फुटेज आपके पास कौन सा फुटेज है, बट इसमें कुछ लोग जो थे, एक आदमी उसमें बचाया गया था विंडम फॉल में। अच्छा, शुक्रिया तिवारी जी आपका। आशीष तिवारी एसपी मिर्जापुर बता रहे थे। 2 अलग अलग जगह 2 फॉल हैं, 2 अलग अलग झरने हैं, विंडम फॉल और खडंजा फॉल, और इनमें कुल मिलाकर 7 लोग जो हैं हादसे का इसका शिकार बने हैं। हम लोग यहाँ पे 10-15 लोग थे अपने गोल के, और हम लोग खाना वाना बनाए। खाना बनाने के बाद हम लोग गए नहाने के लिए, सब लोग एक साथ। एकाएक पानी इतना तेज बहाव आ गया कि हम लोग खुद ही नहीं संभल पाए। हम डूब रहे थे तो एक लड़का हमें बचाया, और बाकी वो सब लोग डूब रहे थे, एक लड़का उनको और बचाया। ये क्या नाम था जो बचाया? कितने लोग फंसे थे आप लोग उसमें पानी में? हम लोग करीब 6 लोग फंसे हुए थे। कितने लोग डूब गए और कितने लोग बचा लिए गए? हमें बचाए एक लोग, एक हमारे मित्र था उनको बचाया गया, और एक लड़का और था उसको बचाया गया। ये मैं नहीं आता, वो अपने फ्रेंड के साथ आए थे बाटी चोखा लगाने वाले। हम लोग को फ़ोन आया फ्रेंड का कि वे नहीं मिल रहे हैं। तब हम लोग मौके पे पहुंचे, फिर पुलिस का मदद लिए। पुलिस आई करीब आधे घंटे 1 घंटे बाद, और यहाँ कोई भी पुलिस उस समय मौजूद नहीं थी। तभी मिली बॉडी या तलाश? नहीं, कुछ नहीं मिली अभी तक। अभी तलाशी जारी है, बट अभी गोताखोर भी आए हैं, उससे भी कोई फायदा नहीं मिला है, क्योंकि वे भी खोज नहीं रहे हैं, वे खड़े हैं ऑलरेडी। कोई हादसा ना होता, अगर पुलिस की व्यवस्था होता तो यहाँ कोई मतलब नहीं होता। यहाँ खडंजा फाल में कुछ 4 लोगों की मिसिंग थी, जिसमें एक प्रमोद मिश्रा की डेड बॉडी मिल गई है। सोनू अग्रहरी, लालू मुदनवाल और एक सैयद, 3 लोगों की तलाश जारी है। बिंडम फाल में एक मून उर्फ मयंक जायसवाल, ये भदोही के रहने वाले हैं, उनकी बॉडी भी नहीं मिली है। क्या कारण था? ये लोग क्या पिकनिक मनाने आए थे? क्या वजह थी? यहाँ कितनी भीड़ थी? पिकनिक ही मना रहे थे, अचानक पानी जो है ऊपर से बढ़ा और उसके बाद उसी में जो है बह गए। तो तलाश के लिए क्या किया जा रहा है? तलाश में गोताखोर हैं, बाकी और लोग यहाँ लोकल स्थानीय लोगों की मदद लेकर के सब तलाश जारी है। NDRF के लिए अभी बात हुई है, वही टीम आ रही है। बड़ा हादसा मिर्जापुर में। एक अहम खबर कश्मीर से मिली, एक बहुत चौंकाने और हैरान करने वाली खबर। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने एक ऐसे आतंकवादी को पकड़ा है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पकड़ा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का है और इसका नाम है संदीप शर्मा उर्फ आदिल।
इस आतंकवादी को अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया है। यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का निवासी है और कश्मीर घाटी में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। पुलिस ने संदीप शर्मा के साथ एक और आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। कश्मीर के आईजी मुनीर खान ने खुलासा किया कि यह पहला मौका है जब कश्मीर से बाहर के रहने वाले किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया हो। आतंकी संदीप शर्मा की गिरफ्तारी बहुत चौंकाने वाली है। संदीप शर्मा और आदिल ने अब तक कई बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि जनवरी 2017 के बाद से संदीप शर्मा बहुत तेजी से आतंकवादी हमलों को अंजाम देता आया है। उसने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, कई पुलिसकर्मियों की हत्या की, इसके साथ साथ कई बैंक लूट की वारदातों को अंजाम दिया। यह मारे गए लश्कर के कमांडर बशीर लश्करी के साथ ही घर में रह रहा था और इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएचओ फिरोज अहमद डार समेत 6 पुलिसकर्मियों की हत्या का भी आरोप है। पुलिस फिलहाल इस आतंकवादी से पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि संदीप की गिरफ्तारी के बाद कुछ और अहम गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बड़ी बात यह है कि संदीप शर्मा को उस घर से पकड़ा गया जहां लश्कर आतंकी बशीर लश्करी का एनकाउंटर हुआ था। पुलिस पूछताछ में आतंकी संदीप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आईजीपी कश्मीर मुनीर अहमद खान साहब। सर, आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे ये गिरफ्तारी कैसे हुई? जिस दिन हमारा ऑपरेशन ब्रेठी बटपुरा हुआ जिसमें लश्कर का मिलिटेंट बशीर लश्करी मारा गया साथियों के समेत, आपको याद होगा कि इनिशियली उस ऑपरेशन में इन लोगों ने कुछ 17 सिविलियन बंदी बना लिए थे, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, कुछ बुजुर्ग भी थे और कुछ लोग थे। जब हम उनको रेस्क्यू कर रहे थे तो उस वक्त ये बंदा सुनील उर्फ आदिल भी उनमें शामिल था। जब ये निकला तो हमने जब ये देखा कि एक नॉन लोकल बंदा अंदर इनके साथ है, सो इट रेज सम सस्पिशंस, तो उसी शक की बुनियाद पे हमने इसको रोक लिया। उसके बाद जब हमने इनके साथ पूछताछ शुरू की तो ये सब चीज़ों का खुलासा हुआ कि ये कब से यहाँ पे है, किन किन मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में शामिल था, किन किन एटीएम थेफ्ट्स में शामिल था, जो मैंने आपको ऊपर खुलासा किया। तो उससे ये पता चला कि ये ना सिर्फ एक मिलिटेंट ये एटीएम लूटिंग में इन्वॉल्व, बट जो एक्टिव मिलिटेंट एक्टिविटीज उनमें भी मुलविस है। कौन कौन से अटैक्स थे जिसमें ये शामिल हुआ? एक तो जो अच्छा बल में हमारे एसएचओ अच्छा बल और जो 5 लोग शहीद किए गए उनमें ये शामिल था। उसके बाद जो लोअर मंडा में आर्मी कानमाई पे एम्बुश हुआ जिसमें हमारा एक आर्मी का जवान शहीद हुआ था, उसमें ये शामिल था। फिर जो हमारे वेपन लूटिंग हुई रिटायर्ड जस्टिस अतहार साहब के घर में, जिसमें हमारे 2 लोग जख्मी हुए थे और वेपन लूटे गए थे, उसमें भी ये शामिल था। उसके अलावा 4 एटीएम लूटिंग में शामिल था। ये थे जम्मू कश्मीर के आईजीपी मुनीर खान, जिन्होंने साफ कर दिया कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक नॉन लोकल मिलिटेंट को जो है कश्मीर में पकड़ा गया है जो लश्करी तैयबा से है। फिलहाल पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है अभी जारी है, हो सकता है कि इसमें और भी बहुत बड़े जो है कुछ गिरफ्तारियां आगे भी हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। आदिल की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस भी अब हरकत में आ गई और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इससे पूछताछ होगी। साथ ही पता किया जा रहा है कि यूपी में भी उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं है। वो जेएनके पुलिस ने इसको उठाया है। संदीप कुमार शर्मा अलायस आदिल नाम है इस व्यक्ति का, और ये संभवतः अभी सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन ये नई मंडी थाना क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इसके वेयर अबाउट्स एंटीसीडेंट्स हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन जेएनके पुलिस ने इसको एटीएम रॉबरी और कुछ वेपन स्नैचिंग के केसेस में संलिप्तता पाए जाने पर इसको उठाया है। अभी तक मुजफ्फरनगर में इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, इस समय तस्दीक नहीं हो पाया है। वी आर इन द प्रोसेस, हमारी टीम्स लगी हुई हैं और जैसे ही कुछ डेवलपमेंट होगा आपको बताएंगे। एटीएस की टीम्स को जरूर इसमें लगाया जाएगा। एटीएस अपनी जो एटीएस का दायित्व है वो निभाएगी। पूछताछ भी होगी, जेएनके पुलिस से जानकारी की जाएगी किस किस घटना में इसका की संलिप्तता रही है और किसने रहा है, अभी वो देखा जाएगा। अब एक और अहम खबर आपको बताते हैं। चीनी दूतावास ने यह दावा किया है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के राजदूत के साथ हाल ही में मुलाकात की थी। चीनी दूतावास के मुताबिक ये मुलाकात 8 जुलाई को यानी परसों ही हुई है।
हालांकि राहुल गांधी का ऑफिस इस मुलाकात से इनकार कर रहा है। ये अपने आप में एक गंभीर विषय, अहम विषय है। भारत और चीन के बीच इस वक्त सीमा विवाद को लेकर दोनों जो सीनाएं हैं वो आमने सामने हैं। मनीष झा हमारे साथ हैं इस खबर पर। मनीष, क्या हकीकत है ये बताइए जरा, चीनी दूतावास ने कैसे इस बात को कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई? देखिए सौरभ, दरअसल आज चीनी दूतावास ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। बहुत छोटी सी प्रेस रिलीज है, 2 लाइन की प्रेस रिलीज है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीनी एम्बेसडर की मुलाकात हुई है कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी से 8 जुलाई को, और थोड़ी देर के बाद इस प्रेस रिलीज को हटा भी लिया गया उस वेबसाइट से। माना यह जा रहा है कि जैसे ही इसको लेकर विवाद उठा, कांग्रेस ऑफिस ने या राहुल गांधी के ऑफिस ने इसका खंडन किया, उसके थोड़ी देर बाद ही उस प्रेस रिलीज को वेबसाइट पर से हटा लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि खासकर एक ऐसे समय में जब दोनों देश की सेना आमने सामने हो, उस समय अगर विपक्षी दल के नेता सरकार के साथ देने की बजाय अगर चीनी एम्बेसडर से मुलाकात करते हैं, हालांकि राहुल गांधी का किसी राजनीतिक से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी वो मिलते रहे हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग है, खास करके इस टाइमिंग में अगर आप ये मैसेज देते हैं चीन सरकार को या चीन के एम्बेसडर को कि सरकार अलग तरह से सोच रही है और दूसरे राजनीतिक दल अलग तरह से सोच रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इससे बहुत गलत संदेश भी जाता है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मुलाकात नहीं हुई, चीनी दूतावास कह रहा है मीटिंग हुई है तो कहां हुई है, किसके कहने पर हुई है, इन सब सवालों के जवाब भी अभी नहीं मिले हैं। आज की एक और बड़ी खबर, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर सीबीआई की एफआईआर दर्ज होने के बाद आज आरजेडी की पहली बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विधायकों ने एक सुर से तेजस्वी के लिए अपनी एकजुटता दिखाई। सीबीआई की एफआईआर के बाद बिहार में छिड़े सियासी घमासान पर आज लालू यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई, विधायकों से राय मशविरा किया और आगे की रणनीति तय की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विधायकों ने एक सुर से तेजस्वी का समर्थन किया और कहा कि तेजस्वी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हालांकि विधायकों की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया गया कि आज की बैठक में तेजस्वी को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। जो राष्ट्रीय परिस्थिति और जो राजनीति है परिस्थिति और राष्ट्रपति चुनाव और 27 तारीख की रैली की तैयारी, इतनी पे बातचीत। हमारे यहाँ हमारी बैठक में कोई उस तरह की चर्चा नहीं हुई। आरजेडी की बैठक में से बाहर आए नीतीश सरकार में वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर अपनी पार्टी का पक्ष रखा। मोदी सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सब कुछ राजनीतिक साजिश के तहत हुआ। में घृणा, द्वेष और आतंक और उन्माद का वातावरण बनाने के लिए अगर एक व्यक्ति और एक पार्टी जिम्मेदार है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री। और उनके इस द्वेष, घृणा और उन्मादी राजनीति के खिलाफ जो आदमी मुखर होता है तो संविधान की धज्जियां उड़ा करके उसको किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करने का काम, घेरने का काम, फंसाने का काम किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले भी इस तरह के मुसीबत में परेशान किया गया था और किया जा रहा है, मगर जब जब इनको इस तरह की मुसीबत में डाला जाता है ऐसे तत्वों के द्वारा, तब पार्टी जो है और दुगने ताकत से मजबूत होती है। हरियाणा के हिसार में दलित समाज के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दलितों का सवर्णों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है और इसके बाद दलितों का जीना दूभर हो गया है। धरने और भूख हड़ताल पर बैठे ये दलित हिसार के भाटला गांव के रहने वाले हैं। इस गांव के दलितों और सवर्णों के बीच 15 जून को पानी भरने को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद सवर्णों ने दलितों की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। दलितों ने थाने में केस दर्ज करा दिया तो नाराज सवर्णों ने दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और मुनादी करा दी कि कोई दलित स्वर्ण के खेत में नहीं जाएगा। जाट बामणा ने खेता में जान की बंदी कर रखी है। सीरी बरसादिया या किसी ने ठेके में जमीन ले रखी है वह जा सके हैं और कोई खेतों में न जाइयो।
इस बहिष्कार से दलितों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या हो रहा है बहिष्कार में, क्या सब दिक्कत आप लोगों को आ रही थी? जी वहाँ पर जाटों के खेतों में नहीं जाना, ना बामणों के खेतों में जाना, और गांव में जो दुकानें हैं उनसे डायरियों से दूध नहीं मिलता, ना दुकानों से सामान मिलता है। और ये बताइए कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई मदद आप लोगों को मिल रही है इस पूरे घटनाक्रम में? पुलिस ने सिर्फ एफआईआर दर्ज करके अपना पल्ला झाड़ लिया है और यहाँ का मौजूदा डीएसपी जो है वो भी जातिवादी मानसिकता का परिचय देते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने में आनाकानी कर रहा है। पुलिस दोनों पक्षों में विवाद की बात तो मान रही है, लेकिन वो सामाजिक बहिष्कार की शिकायत न मिलने की दलील दे रही है। पुलिस का कहना है कि झगड़े के बाद आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था और गिरफ्तारियां भी हुई थीं। एक बड़ी खबर मिल रही है। शहीदों का अपमान करने वालों पर राजस्थान के मंत्री राजकुमार रिणवा जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि शहीदों और सैनिकों का अपमान करने वाले नेताओं को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और यही नहीं रुके, नेताओं को ही अपशब्द कहते हुए उन्होंने उनकी बोटी बोटी काट डालने की बात कह दी। साथ ही राजकुमार रिणवा ने इसके लिए संविधान में बाकायदा प्रावधान बनाए जाने की भी मांग की। आज जो कमीने नेता लोग हैं जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वालों पर जो स्टेटमेंट देते हैं, बयान देते हैं, मैं संविधान की तरफ देखता करता हूं कि इस संविधान में ऐसे नियम बनाए जाए कि उनकी बोटी बोटी काट दे जीभ से। इस तरह के कमीने अपने वो 50-50 डिग्री टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति जो स्टेटमेंट देते हैं वो कि उनका जाना अच्छी बात है कि इस कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो जिंदा छोड़ते हैं, संविधान में ऐसा कानून बना चाहिए। इस तरह के नेता जो स्टेटमेंट है उन्हें 5 मिनट के अंदर खत्म करे, केस भी नहीं चले उन पर। और दोपहर टॉप 10 में रुकना होगा फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप जरूर देखिए सास, बहू और सस्पेंस।